गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। अपनी कक्षा 9 की इस कक्षा में हम पिछली कक्षा के आगे कुछ नए तथ्यों को सीखेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम लोग पाठ गति पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ साधारण नियम हमने पिछली कक्षा में पढ़ाए थे। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जो यहाँ ऊपर दाहिनी तरफ दिख रहा है। आइए बच्चों, आज देखते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा गति की जाती है तो गति के दौरान उसके द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जी हाँ बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। गति करती हुई किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। मतलब आप जब घर से स्कूल की तरफ जाते हैं और वापस आ जाते हैं, आप घर से स्कूल की तरफ गए और वापस आ गए, तो तय की गई दूरी कितनी होगी? ये मान लीजिए व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति ए जो है वो किसी बिंदु तक जाता है और वापस भी अपनी जगह पर आ जाता है। तो जाने में उसने मान लीजिए कि ए मीटर की दूरी तय करी, तो वापस भी उसको ए मीटर ही आना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जाने में लगी दूरी कितनी है? केवल जाने में ए। लौट के आने में कितनी दूरी लगी? वो भी ए। लौटने की दूरी वो भी ए। यात्रा की दूरी यात्रा तो पूरी हो गई ना, इसलिए 2a। तो कुल मिला करके, और ये सब कुछ किस में रहेगा? मीटर इसका मात्रक होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो दूरी तय ही करेगी। दूरी एक अदिश राशि है, जैसा कि आपने देखा। जाने की दूरी भी और आने की दूरी भी, दोनों को हमने सीधा जोड़ दिया। अगर ये दिशा पर निर्भर करता तो हम फिर इसको जोड़ नहीं पाते, घटाना पड़ता, क्योंकि विपरीत दिशा है। तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का मात्रक ध्यान रखिएगा, मीटर होता है। हालांकि जो बड़ी दूरियां होती हैं उनको नापने के लिए हम और बड़े मात्रक भी प्रयोग करते हैं। यात्रा के दौरान तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दूरी में। एक बात याद रहे, अगर कोई वस्तु गति कर रही है यानी कि गतिमान है, तो उसकी दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। गतिमान वस्तु की दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। आपने यहाँ ऊपर एक प्रश्न में हमने देखा कि जब बिंदु M से बिंदु N की तरफ व्यक्ति A जो है वो गति कर रहा है तो भी दूरी है, लौट के आया तो भी दूरी है, और पूरी यात्रा को एक साथ रखा तब भी दूरी है। तो अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। और याद रहे, दूरी यात्रा के पथ पर निर्भर करती है। यानी कोई वस्तु अगर मान लीजिए इस तरीके से गति करती है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये मान लीजिए कि 2 मीटर इधर गति करा इसने, फिर 1 मीटर नीचे गति करा, फिर 1 मीटर इधर गति करा, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 2, 1 3, 1 4 मीटर। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी? कुल दूरी बराबर 4 मीटर। तो ध्यान रहे, ये पथ पर निर्भर करती है। जहाँ जहाँ पथ घूमता जाएगा हमको वहीं वहीं पर गति करते जाना है, हमको भी उसी के साथ चलना है और दूरी को नापना है। दूरी के साथ एक दूसरा पद आता है। अच्छा, दूरी को अंग्रेजी में हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। इंग्लिश के शब्द जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से आज के समय में।
तो देख लें ज़रा, हम लोग इसको अंग्रेजी में जो है वो डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस। और विस्थापन को अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा अंतर है इन दोनों में। क्या अंतर है देखें, यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी यात्रा करती है तो उसकी अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रहे, जो दूरी होगी वो क्या होगी, दूरी कुल लंबाई के बराबर होती है, लेकिन विस्थापन जो है वो न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन एक सदिश राशि होती है, यानी कि यह दिशा पर निर्भर करती है। हमें दिशा लिखनी होती है, दिशा के हिसाब से ही जोड़ना घटाना किया जाता है। विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। विस्थापन अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करता है और किसी भी गतिमान वस्तु के लिए यह मान शून्य हो सकता है। अब ये सवाल आ जाता है कि क्यों, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि बताइए कि, या कोई उदाहरण बता दीजिए जहाँ पर एक वस्तु गतिमान है और उसका विस्थापन शून्य है। तो बच्चों ध्यान रखना, शून्य विस्थापन उसी समय होगा जब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही बिंदु पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने कहा था कि व्यक्ति बिंदु M से आरंभ करता है, N तक पहुँचता है, यहाँ से ऐसे गया ये पूरा, ठीक है, और फिर इसने क्या किया, यहाँ से यू टर्न मारा, लौट करके आ रहा है और वापस अपनी यात्रा को उसी M बिंदु पे ख़त्म करता है जहाँ से इसने शुरू की थी। इसका मतलब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही है। अगर ऐसा हुआ तो फिर विस्थापन हमेशा शून्य होगा। तो इस पे ध्यान रहेंगे, क्या शून्य कब होगा विस्थापन, केवल तभी होगा यदि अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु एक ही हो जाए। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, ठीक है। तो अगर एक है तभी ऐसा होगा। एक और बात कि विस्थापन जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। आपको न्यूनतम दूरी निकालनी है बस। जैसे यहाँ पर एक सवाल था और हमने बताया था कि एक कण जो है वो इस बिंदु से यहाँ तक गया, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आया, फिर वापस लौट करके गया। तो अब अगर आपको विस्थापन निकालना हो तो आपको फिर यहाँ से यही न्यूनतम दूरी हो जाएगी। तो ये जो आप गणित के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, गणना करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो इसको ज़रा सा ध्यान रखेंगे कि यही जो है वो हमारा विस्थापन होगा। दूरी तो कुल हो जाएगी और ये विस्थापन होगा। आइए कुछ सवाल देखते हैं जिससे हमको आगे की बात पता चले। और अब हम बात कर रहे हैं, एक प्रश्न है और इसमें कह रहा है कि ध्यान से पढ़िए, एक वृत्ताकार पार्क में व्यास के सम्मुख 2 गेट लगे हैं। इस तरीके के सभी प्रश्नों में आपको महसूस करना होता है कि जो भी ये बात कह रहे हैं वो बात हम अपने सामने उसको लिखें, उसको दिखाएं। ये वृत्त का आपको मालूम है व्यास है, बिंदु ए ले लिया, बिंदु बी ले लिया, या कह लीजिए कि गेट ए और गेट बी, ये 2 गेट हो गए। एक व्यक्ति एक गेट से प्रवेश करता है और दूसरे तक पहुंच जाता है। मान लीजिए कि हमारा जो व्यक्ति है वो यहाँ से गति करता हुआ ए से आया और ए से ये गति करता हुआ इस रास्ते से और बी पर पहुंच गया। कहाँ से शुरू किया था, ए से शुरू किया था, कहाँ पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, ठीक है। तो व्यक्ति द्वारा प्राप्त विस्थापन और दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब आपको पहले यहाँ विस्थापन निकालना पड़ेगा, फिर दूरी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए जरा, दूरी क्या होगी, ये क्या चीज़ है जो बाहर बाहर होता है, इसको परिधि कहते हैं। तो परिधि बटे 2 है ना, आधा ही तो है। इसको ए से बी आर्क बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको ए बी चाप।
तो ए बी चाप की लंबाई परिधि के आधे के बराबर होगी। वृत्त की परिधि आपको पता होगी 2 पाई आर होती है, उसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब जो कुल दूरी आ गई वो कितनी आ गई, पाई आर। अब बात आ रही है विस्थापन की। तो विस्थापन क्या होता है, अब आपको यहाँ पर रास्ता ढूंढना है। ये एक क्रिएटिव काम होता है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्या करना है आपको, ए से बी तक पहुँचना है और विस्थापन जो है वो न्यूनतम दूरी होती है। कैसी होती है, न्यूनतम दूरी होती है। तो आपको ए से बी तक का वो रास्ता ढूंढना है जो सबसे छोटा हो। ये जो बाहर बाहर का रास्ता है ये पाई आर लंबाई का है, और ये ए से बी एक और रास्ता आपको दिख रहा है सीधा, और ये व्यास के बराबर होगा, ये व्यास के बराबर होगा। ठीक है, तो व्यास हो गया 2r। अच्छा, पाई का मान हमको मालूम है 3.14 होता है, इसलिए ये जो न्यूनतम है वो यही व्यास है, इसलिए यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा विस्थापन वो हो जाएगा 2r। विस्थापन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2r। अब आपको क्या पूछा है, विस्थापन और दूरी के बीच का अनुपात, तो हम लोग ऐसा ही करेंगे। विस्थापन और दूरी के बीच का अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी पहले लिखेंगे विस्थापन, फिर भाग लगा करके लिखेंगे दूरी, और विस्थापन का मान कितना था, विस्थापन का मान हम लोगों ने निकाला है 2r, और दूरी निकाली है पाई आर। आर से आर कैंसिल हो गया और उत्तर आ गया 2/पाई। 2/पाई का मतलब पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14 रख लीजिए या 22/7 रख लीजिए। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि विस्थापन क्योंकि न्यूनतम दूरी होती है, इसलिए ये अनुपात हमेशा 1 से कम आता है। अगर आप कभी कोई प्रश्न हल करें और 1 से ज़्यादा आपको विस्थापन का दूरी से अनुपात आ जाए तो ध्यान रखिएगा ये कहीं ना कहीं आपने कोई गलती कर दी है। ये बात बिल्कुल याद रहे कि विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है, विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है। विस्थापन इज लेस देन किससे, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये अनुपात जरूर याद रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया सीधा सीधा कि विस्थापन बटे दूरी जब आप करेंगे तो हमेशा 1 से कम संख्या मिलेगी। बराबर हो सकती है, बताइए बराबर कब होगी, बराबर तब हो सकती है जब एक सीधी रेखा में गति हो। अगर एक सीधी रेखा में गति होती है तो हमेशा दूरी और विस्थापन समान होते हैं। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि विस्थापन और दूरी का मान समान कब होता है, तो यदि एक सीधी रेखा में गति होती है तो विस्थापन और दूरी के मान हमेशा समान होते हैं। आइए एक दूसरा प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क है, बिल्कुल वैसा ही पार्क है जो जैसा पहले था। तो एक वृत्ताकार पार्क हम लोग फिर बना लेते हैं। ये हमारा जो है एक वृत्ताकार पार्क है, और ये कह रहे हैं कि एक पूरा चक्कर। तो मान लो एक आदमी इसी गेट से घुसता है, ठीक है, बिंदु ए से ही अंदर एंट्री करता है और वह चक्कर लगाता है, यानी कि वो इससे यहाँ से ऐसे वो दौड़ना शुरू करता है या चलना शुरू करता है, और यहाँ पर ये ऐसे गति करता हुआ कहाँ पहुँचेगा, वापस बिंदु ए से चलना शुरू किया था और बिंदु ए पर वापस पहुंच गया, क्योंकि हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक पूरा चक्कर लगाता है। एक लगाया, एक पूरा चक्कर लगाएगा, तो बताइए कि तय की गई दूरी क्या होगी और उसका विस्थापन क्या होगा। तो जब ये एक पूरा चक्कर लगाएगा तो एक पूरा चक्कर लगाने में जो दूरी तय करी वो किसके बराबर है, आप सोचिए। दूरी जो है वो सीधे सीधे वृत्त की परिधि के बराबर है, जो बाहर बाहर की बाहर बाहर का जो लंबाई है उसको परिधि कहते हैं, और परिधि वृत्त की कितनी होती है, 2πr। दूसरी बात है, आप बताइए सोच के कि विस्थापन कितना है। ध्यान रहे जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं वापस पहुँचा है। अभी हमने इसके पहले आपको बताया था कि अगर अंतिम और प्रारंभिक बिंदु एक ही जगह पर हो जाए तो विस्थापन कैसा होता है, शून्य, और यहाँ पर हो गया है तो ये शून्य लिख दिया हमने, शून्य मतलब 0 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि दोनों विस्थापन, अच्छा व्यास दे रखा है। व्यास क्या चीज़ होती है, किसी वृत्त का व्यास आपको मालूम होगा
वो होती है 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि 2r का मान जो है वो इसने दिया हुआ है 100 मीटर, तो r का मान कितना आ गया 50 मीटर। तो इस हिसाब से विस्थापन तो बदलेगा नहीं, विस्थापन तो वही शून्य रहेगा। एक उत्तर तो आपका ये है ही। दूसरा उत्तर आपको यहां पर हल करना पड़ेगा, 2πr का मान रखना पड़ेगा। तो जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी? दूरी है 2π और r का मान है 50, इसका मतलब हो गया 314 मीटर, है ना। 50 दूनी 100 और पाई का मान 3.14 हमने ले लिया, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस हिसाब से एक उत्तर ये हो गया और एक उत्तर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये वाला आंसर था। बात समझ में आ गई? तो ये वृत्ताकार पथ पर है। अब मान लीजिए कि यही पार्क जो है वो वर्गाकार हो, तो क्या होगा? वर्गाकार है और आधा चक्कर लगा रहा है। देखें, ये एक वर्गाकार पार्क हो गया, ABCD। मान लीजिए कि वर्ग है, वर्ग है इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होने वाली हैं? बराबर। तो इसको भी A लिख लिया, इसको भी A लिख लिया, इसको भी A लिख लिया और ये भी A है। मान लीजिए कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वर्ग की, तो आपको पता ही है। और अब इसमें जो है बिंदु A से उसने चलना शुरू किया यहाँ से, और क्या कह रहा है? आधा चक्कर लगाया। B पर पहुँच के रुका नहीं है, ये आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और C पर जा कर के रुक गया, क्योंकि आधा ही चक्कर लगाया है। समझ में आ रही है बात? अब आपसे कह रहा है कि विस्थापन और दूरी दोनों बता दीजिए। कैसे निकालेंगे विस्थापन और कैसे निकालेंगे दूरी? तो सबसे पहली बात तो दूरी क्या होती है? यात्रा के दौरान तय की गई कुल लंबाई। कितनी लंबाई तय करी, बता सकते हैं क्या चित्र देखकर? प्रयास कीजिए एक बार। एक लंबाई इसने AB तय करी है और एक लंबाई BC तय करी है। ठीक है, इसका मतलब A और A मिला करके कितनी हो गई? 2A। और उत्तर में इकाई लिखना मत भूलिएगा, हम लोग लंबाई को हमेशा मीटर में नापते हैं, इसलिए मीटर यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब बात आ रही है विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच, यानी A तथा C, यही है ना अंतिम बिंदु C, A तथा C बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी A तथा C बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यहाँ से आपको अब ये हमें चेक करना पड़ेगा। A से पहले ये देखा जाता है कि A से B तक बेटा कितने रास्ते हैं, सारे रास्ते चेक करो। A से B हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, ये आपको सोचना है। ये आपका अपना मुद्दा है, आप तुरंत इसको ये सोचिए कि हम लोग A से B कौन कौन से। तो एक रास्ता तो वो है जिससे लड़का या व्यक्ति खुद गया है, और दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है। ठीक है, यहां से वो गया नहीं है, पथ पर निर्भर नहीं करता है ये। और ये क्या चीज है? ये वर्ग का विकर्ण है। क्या चीज है ये? वर्ग का विकर्ण है। विकर्ण का मान कितना होता है? A√2। अगर A भुजा का वृत्त है तो उसका विकर्ण कितना होता है? A√2। अब आप देखो यहाँ पे 2A है और √2 का मान आपको पता है 1.414 होता है ना। तो फिर न्यूनतम कौन है? 2A न्यूनतम है या A√2 न्यूनतम है? तो A√2 न्यूनतम है, इसका मतलब 1.414 इंटू A मीटर, ये इसके द्वारा तय किया गया क्या होगा? विस्थापन होगा। तो विस्थापन जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते से कण होकर के गया है उस रास्ते से ही विस्थापन नापा जाए। अगर एक सीधी रेखा, अब बताइए अगर यहाँ पर ये कह देता आधे के बजाय कहता कि 1/4 चौथाई चक्कर लगाया है, तब क्या करते? चौथाई चक्कर तो केवल इतना ही होता है A से B तक, तो उस समय विस्थापन भी यही हो जाता, और क्योंकि सीधी रेखा में चल रहा है दूरी भी यही हो जाती है ना। तो यहाँ पर एक सवाल ये बन गया। अब इसी में सवाल दूसरा बना दे, मान लो इसको हटा करके कह दे 3/4 चक्कर। 3/4 चक्कर का मतलब A से वो B जाएगा, B से C जाएगा आधा, और फिर चौथाई और यानी D जाएगा।
अब आपको विस्थापन चाहिए और दूरी चाहिए। एक बार निकाल करके देखिएगा और अपना उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए एक अगला सवाल देखते हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये एक पूरा चक्कर लगाता है। पूरा चक्कर लगाने पर विस्थापन क्या होगा? पहले ये सोचिए कि पूरा चक्कर होता क्या है। पूरा चक्कर का मतलब वही हुआ कि जहाँ से चले थे वहीं वापस पहुँच गए, और अगर अंतिम प्रारंभिक बिंदु मिल जाएगा तो वो हमेशा क्या होगा? 0 मीटर। ध्यान रहे, केवल 0 उत्तर नहीं लिखेंगे। बोर्ड की परीक्षा में इस बात को बहुत ध्यान रखा जाएगा कि आपके उत्तर में मात्रक जरूर हो, तो 0 आंसर नहीं होगा, साथ में मीटर जरूर लगाइएगा। इसके साथ में कह रहा है चली गई दूरी। दूरी हमेशा किसके बराबर होगी? जब ये बाहर बाहर एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो वो परिमाप के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? परिमाप के बराबर हो जाएगी, यानी चारों भुजाओं का जोड़। तो ये जो परिमाप है वो 4a हो जाएगा। अब इस सवाल में भुजा की लंबाई भी दे दी है, तो आप भुजा की लंबाई यहाँ पर रख सकते हैं 15, यानी कि 15 चौके 60 मीटर। ये हमारा जो है वो उत्तर आ गया। और एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। दोनों आंसर ऐसे मार्क कर दिए जाते हैं जब भी हम बोर्ड परीक्षा के लिए कोई प्रश्न लगाते हैं। तो एक कमी है इस उत्तर में, हमको यहाँ पर एक वर्ग भी बना देना चाहिए था, और उस वर्ग में हम लोग कहते कि बिंदु A, B, C, D, और ये जो व्यक्ति है ये चक्कर लगा रहा है, पूरा एक चक्कर इसने लगाया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको एक चक्कर लगाते हुए प्रदर्शित कर देते। अब ये इसका उत्तर बिल्कुल बोर्ड परीक्षा लायक हो गया। यहाँ पर आप देखिए, जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया, एक पूरा चक्कर लगाया गया। उम्मीद करते हैं हमारी बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई और विचार है या आपका कोई और उत्तर है तो हमको कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं, अब दूरी और विस्थापन के बारे में तो पता चल गया। अब इन्हीं से संबंधित दो पद और हैं, एक है चाल और दूसरा है वेग। तो दोनों को समझते हैं। चाल क्या चीज़ होती है? चाल जो है वो आपने सूत्र जरूर सुना होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। हाँ, आज समय आ गया है जब हम आपको ये सूत्र के बारे में बताएंगे। भौतिक विज्ञान में जब भी कोई परिभाषा लिखी जाती है और जिस परिभाषा में बटे यानी कि अनुपात आता है, तो आपको हमेशा क्या करना होता है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ पर देखिए ये बटे जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको परिभाषा में हमेशा प्रति बोला जाएगा, और नीचे जो भी चीज़ लिखी होगी उसको हम एक मान लेंगे और परिभाषा बन जाएगी। बताइए क्या होगी परिभाषा? गति के दौरान किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। फिर से सुने, गति के दौरान किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। चाल को अंग्रेजी में हम लोग स्पीड कहते हैं। स्पीड नहीं, जब मोटरसाइकिल चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं और कई बार लोग कहते हैं वो बहुत स्पीड में आ रहे हैं, या क्या कहते हैं, स्पीड कितनी है हमारी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? किलोमीटर किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक, चाल का मात्रक, छोटा मात्रक अगर देखेंगे जो सबसे ज़्यादा विज्ञान में प्रयोग होगा वो मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम लोग हमेशा विज्ञान में MKS सिस्टम यूज़ करते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड, इसलिए हमने इसको लिखा मीटर प्रति सेकंड। लेकिन सामान्य भाषा में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता मात्रक वो किलोमीटर प्रति घंटा होता है। आप अपनी गाड़ियों में लगे स्पीडोमीटर से तात्क्षणिक चाल ज्ञात करते हैं और वो किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकलती है। क्योंकि यह दूरी पर निर्भर करती है इसलिए यह भी एक अदिश राशि है। इसके अलावा जब कभी भी हम चाल को नापते हैं तो उसके लिए एक डिवाइस, उसके लिए एक मीटर का प्रयोग किया जाता है जिसको स्पीडोमीटर कहा जाता है। मोटरसाइकिल में ये स्पीडोमीटर लगा होता है, और याद रहे जरा, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आजकल तो डिजिटल स्पीडोमीटर आने लगे हैं, लेकिन पुराने टाइप की जो मोटरसाइकिल आज भी चलती हैं उनमें इस तरीके से यहाँ पर एक सुई हुआ करती है। ठीक है, और यह सुई जो है वो इस पैमाने पर आगे पीछे मूव करती है और यही स्पीडोमीटर है। लेकिन यहाँ पर ये नीचे कुछ अंक लिखे होते हैं, इसको ओडोमीटर कहा जाता है। ये चली गई दूरी बताता है। इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं ओडोमीटर, और ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। और इस ओडोमीटर के अंदर स्पीडोमीटर के अंदर जो है वो इस तरीके से कैलिब्रेशन बने होते हैं। मोटरसाइकिल में 120 तक की रफ्तार यहाँ पर दिखती है, और ओडोमीटर जो है वो तय की गई दूरी को ज्ञात करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी ओडोमीटर की बात आए तो वो किसको नापता है? चली गई दूरी को। और ये किसको नापता है? ये चाल को नापता है। किसी भी गतिमान वस्तु के लिए, क्योंकि दूरी का मान कभी जीरो नहीं होता, इसलिए चाल का मान भी कभी जीरो नहीं होता। चाल पथ पर निर्भर नहीं करती है। और ख़ास बात है, इसके सवाल बहुत आते हैं। औसत चाल अगर कभी निकालनी हो तो आप क्या करेंगे? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, इतना आप कर दीजिए तो आपको पूरी यात्रा की औसत चाल निकल आएगी। अब इसके सवाल इस तरह से आते हैं कि एक आदमी अपनी यात्रा की आधी दूरी मोटरसाइकिल से और आधी दूरी पैदल तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है, मोटरसाइकिल से उसकी रफ्तार कैसी होगी? ज़्यादा होगी, और पैदल चलने पर उसकी रफ्तार कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसकी जो औसत चाल आएगी ये वो चाल होगी जिससे वो कभी चला ही नहीं होगा। लेकिन गणितीय जब हम आगणन करेंगे तो हमको जो चाल मिलेगी वही औसत चाल मान्य होगी। आइए बात करते हैं वेग की। वेग जो है वो विस्थापन परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वेग की बात करेंगे, जैसे हमने अभी आपको चाल बताया था, वैसे ही वेग जो है वो क्या चीज़ होती है? वेग होता है विस्थापन बटे समय, या कुछ लोग इसको विस्थापन परिवर्तन बटे समय भी कह सकते हैं। और बटे का मतलब प्रति, प्रति एकांक समय में गतिमान वस्तु द्वारा प्राप्त विस्थापन ही वेग कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। जब कभी भी इसका मात्रक आप निकालेंगे तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर, और इसका मात्रक समय का क्या होता है? सेकंड। इसलिए इसका भी मात्रक हमको क्या मिलता है? मीटर प्रति सेकंड मिलता है। यह एक सदिश राशि है। गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कई बार कि अंतिम और प्रारंभिक बिंदु अगर एक जैसे हो जाए, एक ही जगह पर हो जाए, तो फिर विस्थापन जो है वो शून्य होता है। और अगर विस्थापन शून्य हो गया तो विस्थापन पर ही आधारित है वेग, वेग अपने आप शून्य हो जाएगा। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इसलिए वेग निकालते समय हमें दिशा की भी गणना करनी होती है। और अगर कभी औसत वेग निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुल विस्थापन बटे कुल समय। और यहाँ पर वो बात बिल्कुल वैसे ही चलेगी। जब एक दिशा में गति हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाल कहें कि आप वेग कहें। अगर दिशाएं बदलती जाएंगी तो फिर वो चाल ही कहलाएगा, वेग नहीं कहलाएगा। यानी कि आपकी मोटरसाइकिल जब एक सीधी सड़क पर सीधे चलती है तो वहाँ पर दूरी और विस्थापन हमेशा आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूरी बराबर किसके होता है? विस्थापन के। और इस समय में इसमें अगर समय से भाग कर दिया जाए तो चाल बराबर वेग आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस मोटरसाइकिल को किसी तीक्ष्ण मोड़ पर घुमा देते हैं, तो जैसे ही आप घूमें तो फिर आप विस्थापन और दूरी में अंतर कर गए, क्योंकि अब की बार जो विस्थापन होगा वो यहाँ से निकाला जाएगा और दूरी जो है वो पूरे रास्ते से निकाली जाएगी। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और अब हम लोग अगली स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं गति के समीकरण क्या होते हैं। नहीं, उससे पहले एक चीज़ और है, वो है त्वरण। त्वरण क्या है? त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये परिभाषा अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण को अंग्रेजी में हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका मतलब, और इसको सामान्यतः हम लोग ए या एफ से दिखाते हैं। तो मान लीजिए ए से हमने दिखाया इसको, तो क्या हो गया? वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाई समय में परिवर्तन। वेग परिवर्तन बटे समय, वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। अगर आपसे कोई कहे त्वरण का मात्रक निकाल दीजिए तो आप क्या लिखेंगे? देखिए मात्रक कैसे निकाले जाते हैं, मात्रक बहुत ज़रूरी है। तो हम कह रहे हैं कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, आइए देखते हैं। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन का मात्रक बटे समय का मात्रक। वेग परिवर्तन का मात्रक बटे
समय का मात्रक। वेग परिवर्तन का मात्रक वही होगा जो वेग का मात्रक है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। और नीचे समय का मात्रक क्या रहेगा, सेकंड। जब आप इसको हल करोगे तो क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड की घात 2, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। त्वरण भी एक सदिश राशि होती है। इसके अलावा एक समान रूप से अगर कोई वस्तु त्वरित है तो उसका वेग समय के साथ लगातार बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल का जो हैंडल होता है उसमें दाहिनी तरफ एक्सीलरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मोटरसाइकिल में जो हैंडल होता है उसमें दाहिनी तरफ जो हैंडल लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, एक ब्रेक है, एक हैंडल ये है। अब उतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा लेकिन फिर भी आपके समझने भर के लिए बन जाएगा ये। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ये ओडोमीटर हो गया, और ये हमारी मोटरसाइकिल का हैंडल हो गया। ठीक है। तो ये जो हैंडल है मोटरसाइकिल का, इसमें इस तरफ क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर का मतलब ही होता है गाड़ी को तेज भगाने वाला। तो जैसे ही हम लोग इस एक्सीलरेटर को खींचते हैं वैसे हमारी स्कूटी या मोटरसाइकिल जो है वो बहुत तेजी से आगे की तरफ भागती है। ठीक है। तो त्वरण का मतलब यही है कि समय के साथ वेग जो है वो बढ़ता जाए। गतिमान वस्तु का त्वरण अगर शून्य हो जाए तो क्या होगा, बताइए जरा सोच करके। वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन मतलब क्या हो गया, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग बटे समय। समय मान लो टी ही रहा। अब ये कह रहा है कि ये 0 हो गया। ठीक है। यदि a बराबर 0 तो फिर v2 माइनस v1 का मान भी 0 हो जाएगा, और इसका मतलब v2 और v1 क्या रहेंगे, एक समान। यानी वस्तु कैसा चल रही है, एक समान वेग से गतिमान है। तो अगर किसी का त्वरण 0 हो जाए तो वह वस्तु हमेशा एक समान वेग से गतिमान होती है। त्वरण 0 करने के लिए क्या जरूरी है, किसी भी ऐसी चीज का होना जरूरी है जिसमें इंजन नहीं होता। समझ गए। तो विज्ञान में ये बात हमेशा मानी जाती है कि जब आप एक गेंद हवा में फेंक रहे हैं तो वह एक समान वेग से चलेगी। कोई इंसान जब चलेगा तो एक समान वेग से चलेगा। जब तक कहा ना जाए तब तक आपको यही मान के चलना है। ऐसी वो सारी चीज़ें जिनमें इंजन नहीं लगा वो सब एक समान वेग से चलती हैं। ठीक है। लेकिन अगर कभी उसने कह दिया कि एक कार एक समान वेग से जा रही है तो इसका मतलब है फिर उसने कह दिया तो कह दिया, एक समान वेग से जा रही है, एक समान वेग से मान लेंगे तुरंत उसको। यदि त्वरण की दिशा गति की दिशा के विपरीत हो तो उसे मंदन कहते हैं। मंदन का मतलब यहाँ पे देखिए जरा, एक्सीलरेटर के आगे क्या चीज होती है, इसके आगे एक लीवर लगा होता है जिसको हम लोग ब्रेक लीवर बोलते हैं। ब्रेक लीवर बोलते हैं, और इसको दबाते ही गाड़ी रुक जाती है। ये क्या करता है, ये मंदन उत्पन्न करता है, यानी ऋणात्मक त्वरण ही क्या है, मंदन है। त्वरण का अगर ऋणात्मक मान निकाला जाए तो अगर हम कहें कि मंदन क्या चीज है तो ध्यान रहे मंदन जो है ऋणात्मक मान है किसका, त्वरण का। ठीक है। मंदन ऋणात्मक मान है त्वरण का। यदि वस्तु पर ब्रेक लगाया जाए तो हमेशा उस पर मंदन कार्य करता है। उस समय अंतिम वेग कम होता है और प्रारंभिक वेग ज्यादा होता है। तो ये रही बात त्वरण की। और अब चलिए चलते हैं हम लोग गति के तीनों समीकरण। 3 समीकरण हैं जिनको कि हमें पढ़ना है। पहला समीकरण, गति का जो पहला समीकरण है वो v बराबर u प्लस ए टी। ध्यान दें, v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला समीकरण है। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और गति का तीसरा समीकरण बहुत जरूरी है, ये है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। अब यहाँ पे कौन चीज़ क्या क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग जिसको कि हम u कहेंगे, मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड होगा। अंतिम वेग v से दिखाएंगे और इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होगा। अंतिम वेग के साथ में
यात्रा का समय वो टी सेकंड में होगा, केवल सेकंड में ले लिया गया। अगर इनके मात्रक परिवर्तित करने पड़े तो अपने हिसाब से हम परिवर्तित कर सकते हैं। विस्थापन को हमने एस से लिखा है, ये विस्थापन मीटर में होगा। यहाँ पर आ रहा है वस्तु का त्वरण ए होगा और ये मीटर प्रति सेकंड की घात 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास ये नियम आ गए। इसमें जो पहला नियम है उसको कहते हैं वेग समय संबंध। थोड़ा ध्यान रखेंगे, वेग समय संबंध जो पहला वाला नियम है उसको हम लोग कहते हैं वेग समय संबंध। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि यह समय के साथ वेग का परिवर्तन बताता है। और जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उनमें अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें कहता है कि यात्रा के इतने सेकंड बाद वेग क्या होगा, तो फिर यही संबंध लगा करके आप उत्तर निकालेंगे। ये दूसरा वाला जो है ये विस्थापन समय का संबंध है। दूसरा वाला जो है वो क्या है? विस्थापन समय संबंध है। और तीसरा वाला जो है वो वेग विस्थापन संबंध है। वेग विस्थापन संबंध है। इन तीनों संबंधों को याद रखेंगे और इनका जो निगमन है, इनका जो डेरिवेशन है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो याद रहे कौन कौन से हैं। एक है v बराबर u प्लस ए टी। अगला वाला क्या है? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण हैं बच्चों। ये तीनों समीकरण आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज की कक्षा में जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है इसको ध्यान से तैयार कर लेंगे। और अगर कोई सवाल या कोई बात आप कहना चाहते हैं तो हमको कमेंट करके बताइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस बात को शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।